marginal and absorption cost. In fact, marginal versus absorption, so that we can make a comparative analysis of both these statements. तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि marginal costing और absorption costing हैं क्या. In very simplest definition, these are profit calculation methods. ये दोनों क्या है? ये profit calculate करने के methods हैं. Profit जब हम calculate करते हैं तो हमारा सिंपल सा एक बहुत सिंपल सा जो मेथड है वो क्या है कि सेल में से पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, या जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं वो माइनस करते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है. उसके बाद फिर बाकी एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते या दूसरे एक्सपेंसेस जो हमारे इनडायरेक्ट हैं वो हम माइनस करते हैं, तो हमारी नेट प्रॉफिट आता है. ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है. यानी पहले हमने कॉस्ट माइनस करनी है प्रोडक्शन से रिलेटेड या उन चीज़ों की जो हमारी सेल है, उसके बाद फिर बाकी तमाम एक्सपेंसेस हमें मैनेज करने हैं. दो इंस्ट्रूमेंट है. तो सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के साथ ही देखते चलते हैं. पहले कैलकुलेट करते हैं सेल्स रेवेन्यू. अब सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? जितने यूनिट्स आप सेल कर दें मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट. इट्स वेरी सिंपल. इसमें कोई फॉर्मूला मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है. टोटल सेल्स रेवेन्यू देना है. एक यूनिट की सेल्स प्राइस आपको गिवन हो, आपको अगर सेल की यूनिट्स गिवन हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू. चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग है चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, दोनों में कोई फर्क नहीं. दोनों में सेल्स रेवेन्यू एक ही तरीके से कैलकुलेट होता है. सेल्स रेवेन्यू जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करेंगे तो वो मैचिंग नहीं है कि आप रेवेन्यू तो ले रहे हैं उतनी यूनिट्स का जो सेल नहीं है, अलबत्ता कॉस्ट सिर्फ उतनी ले जो प्रोडक्शन की है आपने, तो मैच नहीं होता. कॉस्ट भी उतने की ही ले जो सेल है. तो कौन सी कॉस्ट? जाहिर है प्रोडक्शन कॉस्ट की. सेल्स रेवेन्यू. इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग में आप जो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल. वेरिएबल से मुराद क्या है कि इसमें हम पहले तमाम की तमाम वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, उसके बाद फिर तमाम की तमाम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स रेवेन्यू के बाद हम माइनस करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. यहाँ से एक डिफरेंस शुरू हो गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स रेवेन्यू के बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं. जाहिर है पहले वेरिएबल होगी तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, तो बाद में फिक्स माइनस कर देंगे. अलबत्ता एब्जॉर्प्शन में पहले आप प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस. सो मार्जिनल में कॉस्ट वेरिएबल पहले माइनस होती है फिर फिक्स. इसका मतलब आप बिहेवियर वाइज कॉस्ट को ट्रीट कर रहे हैं मार्जिनल. ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन में पहले आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होती है फिर नॉन प्रोडक्शन. इट मींस कि आप इसको फंक्शन वाइज क्लासिफाई कर रहे हैं कॉस्ट. फंक्शनल कॉस्ट, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेते हैं. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग में जितनी भी यूनिट्स होती हैं ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है, उनको आपने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करना है. क्यों? कि ये आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पर आपने वैल्यू करना है. अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है याद रखिएगा. देयर आर 4 कॉस्ट: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. फिर से बता रहा हूँ. प्राइम कॉस्ट, मैंने 3 उंगलियां इकट्ठी कर दी. क्यों? प्राइम कॉस्ट में 3 कॉस्ट होती है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. ये होगी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. इसको ऐड कर दें, ये चारों मिलके आपकी हो गई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट. एक और ऐड कर लें, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, जिसको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी कहते हैं. जब भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन हो, रिमेंबर इट इज ऑलवेज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन. ये भी ऐड हो जाए तो अब ये हो जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में 4-5 कॉस्ट आती है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. इट बिकम्स द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट.
मार्जिनल कॉस्टिंग में चूंकि आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक को आप वैल्यू करेंगे ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर। ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप अपनी यूनिट्स को जो ओपनिंग स्टॉक की है चाहे क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है, दोनों की बात करें, दोनों को आपने सेम पे वैल्यू करना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होगी, इसका मतलब इसमें 5 कॉस्ट, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। जबकि मार्जिनल में आपने उसको वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करना है, इसका मतलब उसमें 4 कॉस्ट होगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ना 4, मतलब मैक्सिमम 4 है। अगर क्वेश्चन में आपको 3 गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन, तो वो कहीं ना कहीं से उठा के बीच में लाजमी आपने डालने ही डालने, नहीं, क्वेश्चन के मुताबिक ट्रीट करें। बट मैक्सिमम देयर आर 4 कॉस्ट व्हिच आर पार्ट ऑफ द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अगेन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल दिया तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बीच में ऐड कर दिया। स्टॉक वैल्यूएशन की बात हमने कर ली, यानी ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक। मार्जिनल में वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे ही वैल्यू होगा। यूनिट्स अगर आपको गिवन है तो यू कैन इजीली वैल्यू फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह एब्जॉर्प्शन में वो जो कॉस्ट वो स्टॉक है वो आपका वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होता है, जिसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी शामिल होता है। ओके, हमारा ये क्वेश्चन कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट को शामिल क्यों नहीं करते, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक। देखो, इसका नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल से मुराद क्या है, वेरिएबल। यानी मैं कहता हूं कि अच्छा मेरी एक यूनिट और बिक जाए तो कॉस्ट कितने मार्जिन से बढ़ेगी, दिस इज एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रही है। पुराना कॉस्ट का परफॉर्मा अगर याद हो तो उसमें हमने मार्जिनल कॉस्ट क्या पढ़ी थी, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। असल में आप अपनी कॉस्ट, ये जो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं ये कर ही वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे रहे हैं। जब वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे कर रहे हैं तो जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो आपकी एक्सपेंसेस में जाएगी, वो स्टॉक का हिस्सा नहीं बनेगी। स्टॉक को आपने रिप्रेजेंट करना है सिर्फ और सिर्फ उस कॉस्ट पे विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक, एंड दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। कि स्टॉक ज्यादा हो तो वो ज्यादा हो जाए, स्टॉक कम हो तो वो कम हो जाए। सो फॉर दैट पर्पज मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्टॉक को तो टोटल पे वैल्यू होना चाहिए, तो इसका मतलब आप फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करते हैं। यानी आप कहते हैं कि जो टोटल जो आपका स्टॉक है दैट शुड बी वैल्यूड एट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें फिक्स कॉस्ट भी तो प्रोडक्शन का हिस्सा होती है, तो क्यों ना उसको भी स्टॉक पे वैल्यू। ठीक है, कर लो। एक दो अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलबत्ता दोनों में थोड़ा सा एक स्कोप का डिफरेंस है। स्कोप का डिफरेंस क्या है कि असल में आपकी ये जो टाइम होराइजन है ना ये तय करेगा कि आपने स्टॉक में वेरिएबल कॉस्ट शामिल करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं सिर्फ 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक की प्रॉफिटेबिलिटी, तो फिर आप ये देखें कि जो फैक्ट्री का रेंट है उसका यूनिट्स के साथ क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। दैट रिमेन्स फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड कॉस्ट इन द शॉर्ट टर्म जेन्युइनली फिक्स्ड होती है। जब वो होती ही फिक्स्ड है, उसका यूनिट्स के साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो व्हाई टू इंक्लूड दैट कॉस्ट इनटू यूनिट, चाहे वो प्रोडक्शन की कॉस्ट ही क्यों ना हो, प्रोडक्शन में पड़ी मशीनरी की डेप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, उसका ताल्लुक यूनिट के साथ नहीं है। क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी, तो उसको यूनिट से दूर रखो। ऑन द अदर हैंड जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट, जो भी फिक्स कॉस्ट होती है एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसमें स्टेप आता है, आता ही आता है। यानी कोई फिक्स कॉस्ट ऐसी नहीं होती कि जो यूनिट्स में जितना मर्जी इजाफा कर लो उस पर कोई इफेक्ट ना हो। रेंट ही है अगर, तो रेंट पे करने के लिए ये फैक्ट्री की एक कैपेसिटी है। अगर उस कैपेसिटी से प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मे भी एक और फैक्ट्री लेनी पड़े, तो रेंट बढ़ जाएगा, और ये रेंट एक्टिविटी लेवल की वजह से बढ़ा तो स्टेप आ गया। तो एवरी फिक्स्ड कॉस्ट इज अ स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन द लॉन्गर रन जब आप स्टेप्स की बात करते हो तो हो सकता है स्टेप्स भी जो है फिर आपको भूल जाए, फिर ओनली इट विल बी शोन एज अ वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि बढ़ रही है ना, डे बाई डे ये कॉस्ट बढ़ रही है। जस्ट
फोकस ऑन दिस चार्ट। मैं ये चार्ट आपका ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का मैं एक चार्ट यहाँ पे बनाता हूँ। जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया कि जो फिक्स कॉस्ट है, अगर हर फिक्स कॉस्ट स्टेप होती है तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा लाइंस में अगर कोई ऊपर नीचे है, जस्ट टू सेव द टाइम। अब आप ये देखें कि इस पूरी कॉस्ट को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ, जीरो से लेकर इस लेवल तक मैं देखता हूँ, इट इज अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको जीरो से इस लेवल तक देखता हूं तो इट इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट, दिस कॉस्ट इज चेंजिंग। और चेंजिंग का रेट क्या है, मोर और लेस हम एवरेज निकालें तो तकरीबन ऑन एवरेज ये कॉस्ट इस तरीके से जा रही है, विच इज ग्राफ ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लॉन्गर टर्म में एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद का यूनिट के साथ रिलेट होगी। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में प्लानिंग जब करते हैं आप, तो फिर आपको स्टॉक को वैल्यू करने के लिए वो कॉस्ट चाहिए जो स्टॉक के साथ वेरी करती है। उसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी अब शामिल होती है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी फिर अब यूनिट्स का हिस्सा बन जाती है। हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी यूनिट्स में एब्जॉर्ब करवाते हैं, बट ओनली वी विल लिमिटेड अप टू द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अभी भी हम यूनिट्स के साथ ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि यार शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो तो है ही नॉन प्रोडक्शन। उसका तो प्रोडक्शन के ऑब्वियसली कोई रिलेशन नहीं है ना। उसको तो हम कभी भी स्टॉक की वैल्यूएशन में शामिल करेंगे ही नहीं, ठीक है। स्टॉक की वैल्यूएशन में शामिल जब हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को करेंगे। शॉर्ट टर्म में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, वो चार वाली, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन। लॉन्ग टर्म में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, फिक्स कॉस्ट भी बीच में शामिल कर रहे हो। अभी हम ब्लॉकिंग कॉस्टिंग पे आएंगे ना, यू विल सी कि हम कहने को उसको फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट वेरिएबल है। सो इन फैक्ट हम स्टॉक को हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर ही वैल्यू करते हैं, चाहे मार्जिनल है चाहे एब्जॉर्प्शन है। बट फर्क क्या है कि मार्जिनल में शॉर्ट टर्म फोकस होता है, तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट, जेन्युइनली वेरिएबल कॉस्ट इज टेकन। आप थोड़ा आगे जाओगे ना, तो अगले लेवल पे आपने एक थ्रूपुट अकाउंटिंग टेक्निक है वो पढ़नी। उसमें तो वो कहता है कि भाई लेबर भी वेरिएबल नहीं है, निकाल दो, सिर्फ मटेरियल वेरिएबल है और कुछ भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और नैरो स्कोप हो जाता है वो, और शॉर्ट टर्म हो जाता है। तो वहां पे वेरिएबल सिर्फ हम मटेरियल लेते हैं, बाकियों को हम सारा फिक्स ट्रीट करते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अप टू मार्जिनल कॉस्टिंग आप ये ध्यान में रखें, ओनली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हैं, वो जो चार कॉस्ट हैं उनको आपने स्टॉक में वैल्यू करना है, क्योंकि आपका टारगेट शॉर्ट टर्म है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है। और व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म प्लान, देन यू यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चूंकि लॉन्ग टर्म में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी वेरिएबल हो जाती है, तो हम उसको भी अपने उसमें स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड कर लेते हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्टॉक वैल्यूएशन की। हमने बात कर ली है। इसके बाद हम मूव करते हैं, दैट इज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे वही जो मैंने आपको पहले फॉर्म बताया था कॉस्ट ऑफ सेल का, कि ओपनिंग स्टॉक में हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारी सेल निकलेगी। लेकिन क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है और नाम ऊपर हमने क्या लिया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, तो इसमें याद रखिएगा कहीं पे भी फिक्स कॉस्ट का शायबा भी नहीं। आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले लें, उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में आ जाएं, तो इसमें भी आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर लें। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग है चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। आपने क्या करना है, जितनी यूनिट्स बनाई हैं उसको वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये वही है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर, चाहे मार्जिनल है चाहे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद मार्जिनल में आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी ऐड कर। अब ये वो कॉस्ट है विच इज एक्चुअली सेलिंग एक्सपेंसेस भी, जिसको हमने कहा था ये वो है, कमीशन पे कर रहे हो किसी सेल्स एजेंट को एक्सेट्रा। अब इसको हम यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाएंगे। क्यों, बहरहाल जब हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं तो तमाम वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, और जितनी यूनिट्स बेचने पे जितनी भी हमारी कॉस्ट लग रही है, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट है उन यूनिट की या सेलिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारी टोटल सेलिंग कॉस्ट बनती है। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी हम यहाँ पे ले लेंगे, तो वी विल बी डिडक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन
और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। यही तो टोटल कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन आपकी आ गई तो टोटल कॉस्ट आ गई ना, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है ये। और जबकि ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन के बाद फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड करते हैं। देखो ना, मैंने ऊपर ही कहा था, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। हम तमाम की तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, चाहे वो वेरिएबल है चाहे फिक्स है। ऑन द अदर हैंड मार्जिनल कॉस्टिंग में हम तमाम के तमाम वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आप का फॉर्मा है कॉस्ट ऑफ सेल का इन मार्जिनल कॉस्टिंग और इन प्रॉफिट कॉस्टिंग, एंड दिस इज द डिफरेंस। इसमें जब हम माइनस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल में से इस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो दिस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जो माइनस करेंगे इसमें, तो दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद फिर हम अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग में जितनी फिक्स कॉस्ट है वो माइनस कर, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ऊपर आप सारी वेरिएबल होगी और कंट्रीब्यूशन के बाद आपकी सारी कॉस्ट फिक्स होगी, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट या फिक्स सेलिंग एडमिन कॉस्ट एटसेट्रा, वो आप माइनस करेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जबकि प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पहले आपने प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की थी, वेरिएबल और फिक्स दोनों। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे, वेरिएबल और फिक्स दोनों, लेकिन उससे पहले हम एक अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स को हम ऐड करते हैं, अंडर एब्जॉर्ब को माइनस करते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि क्यों करते हैं। ठीक है, वो जब हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी एडजस्ट दीज ओवरहेड्स आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, और इवन समटाइम्स बिफोर ग्रॉस प्रॉफिट भी एडजस्ट कर देते हैं, बट आप इसको आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट जो है सीखें तो ज्यादा आपको ज्यादा बेहतर चीजें तरीके से समझ में आएगा। तो ओवर अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड जब आप एडजस्ट करते हैं तो ये आपका एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद अब आप इसमें अपनी सारी की सारी जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स है, वो माइनस करते हैं। तो लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यहाँ से माइनस हो जाएगी। आप देख रहे हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस में से जाके माइनस हो रही है। ऑन द अदर हैंड जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी तो उन्हीं यूनिट की कॉस्ट है जो बिक रही है ना, और वेरिएबल है, तो इसलिए हम लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को हम स्टॉक की वैल्यूएशन में शामिल नहीं करते। बेशक हमने उसको प्रोडक्शन का हिस्सा बनाया है, सॉरी, बेशक हमने उसको कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाया है, लेकिन उसको यूनिट्स में वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं करेंगे। आप देखें, हमारी जो यूनिट्स की वैल्यूएशन है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की, वो सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं है। ये ध्यान से निकालिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक टोटल वेरिएबल कॉस्ट के माइनस पे वैल्यू नहीं होता, ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी जो स्टॉक है वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होता है, नॉन प्रोडक्शन के में शामिल नहीं। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी फिर बाद में चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स है वो आप माइनस करते हैं, तो ये आपका नेट प्रॉफिट निकल आता है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मा। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो या मैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँगा तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो, जब भी आपको अगर वो प्रिपेयर करनी है ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक परफॉर्मा चल रहा होना चाहिए, ताकि आप पहली चीज लें, क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन उठाएं, उसको कैलकुलेट करें, आपको पता है इसके बाद ये चीज आएगी, उसमें फिर इन्फॉर्म लें, उसकी वर्किंग करें और वो फिगर निकालें, फिर आगे मूव करें स्टेप बाय स्टेप। परफॉर्मा अगर आपके माइंड में ना हो, यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी फॉर द एग्जाम ऑफ F2 के एग्जाम पर्पस के लिए भी आपको ये पूरा परफॉर्मा माइंड में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन बिटवीन भी कहीं बीच में से भी ले ले तो आपको पता है कि यार इसके पीछे और इसके आगे क्या वर्किंग हो रही है और ये फिगर मैं कहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो लेट्स गो विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ में हम कैलकुलेशन करेंगे। एग्जांपल में सबसे पहले आपको बजटेड प्रोडक्शन गिवन है और बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन है। तो ये आपको पहले बजट की इंफॉर्मेशन एक गिवन है, वो ले लें। उसके बाद आपको एक्चुअल डाटा गिवन है। एक्चुअल डाटा में आपको ओपनिंग स्टॉक 700 यूनिट्स हैं, सेल आपकी 1800 यूनिट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक 900 यूनिट्स। ये एक्चुअल डाटा गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपकी सेल प्राइस आ जाती है, वो आपको गिवन है 80 पाउंड पर यूनिट है, डॉलर पर यूनिट है।
फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, ये आपको गिवन है कि एक यूनिट में 5 केजी लगता है और 1 केजी का रेट $4 है, तो इसका मतलब एक यूनिट पे $20 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर है, एक यूनिट पे 4 घंटे लग रहे हैं और 1 घंटे का रेट 3 है, तो टोटल 12 हो जाएगी पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपको गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं है तो हम नहीं लेंगे। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स $2 पर आवर है, तो जाहिर है पर आवर है तो आवर्स तो यही लेबर वाले ही होते हैं ना, तो 4 आवर्स पर यूनिट है, तो इसका मतलब ये 8 पाउंड पर यूनिट हो जाएगी। उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअल जो है वो 20,000 है, बजटेड 15,000 से, लेकिन एक्चुअल हमारे 20,000 आ गए। फिक्स सेलिंग एडमिन एटसेट्रा जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो आपके 10,000 है। सो ये आपकी कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी आपको गिवन है $6 पर। टोटल आपको एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये आपका क्वेश्चन है जी। लेट्स मूव टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन के लिए मैं ये यूज कर लेता हूँ एक्सेल का प्लेटफॉर्म, ठीक है, जरा इजी है मेरे लिए भी, वर्किंग के लिए भी कैलकुलेटर की शायद जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू का आपका परफॉर्मा क्या है, ठीक है, या यू कैन सी सेल्स रेवेन्यू में परफॉर्मा में वापस जाता हूँ, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पाई। तो जरा क्वेश्चन में मैं आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके बताता जाता हूँ कहाँ कहाँ से आएंगे। तो इसे यूनिट सोल्ड आर 1800 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई सेल प्राइस है 80, इससे मेरा सेल्स रेवेन्यू निकल आएगा। तो मैं इसको इसमें पुट करता हूँ वैल्यूज को, यूनिट्स सोल्ड आर 1800 एंड द सेल प्राइस इज 80, तो टोटल आपका जो रेवेन्यू आ जाएगा 1,44,000 आ जाएगा। चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग है चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, दोनों में रेवेन्यू एक ही तरीके से कैलकुलेट होता है। उससे पहले हम इस तरह करते हैं कि पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग से सारी अपनी वर्किंग कर लेते हैं, फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे। ये क्वेश्चन पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग से करते हैं। उसके बाद ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, हम इनकी पहले यूनिट्स लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन है। ओपनिंग स्टॉक आपका 700 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 900 है, तो मैं यूनिट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 700 और क्लोजिंग स्टॉक 900 यूनिट्स ले ली मैंने। और ये मुझे पता है कि इस स्टॉक को मुझे किस पे वैल्यू करना है, इस स्टॉक को मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे माइनस करना है, वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, मुझे सिर्फ इसको उस पे वैल्यू करना है, ठीक है। तो वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा बाद में कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, पहले मैं यूनिट्स प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेट्स गो बैक टू परफॉर्मा। देखिए वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन। सो लेट्स गो फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में कितनी गिवन है जी, कितनी है एक्चुअल प्रोडक्शन, डायरेक्ट नहीं गिवन है, यू कैन कैलकुलेट कैसे। 700 यूनिट्स शुरू में थी, 1800 आपने बेची, तो इसका मतलब एंड पे 900 बच गई है। तो कितनी बनाई होगी, एक तो आपका स्टॉक इंक्रीज कर गया, जो शुरू में 700 थी अब वो 900 हो गई, इसका मतलब 200 आपने ये बनाई है, प्लस जो 1800 आपने बेची वो भी आपने बनाई होगी, तो 2000 इज योर प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन का अगर सेल का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज इक्वल टू सेल। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल में से आप ओपनिंग स्टॉक माइनस करें, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें, 1800 माइनस 700 1100 प्लस 900 2000, तो 2000 यूनिट्स जो हैं ये आपकी प्रोडक्शन है। इसको मैं लिख लेता हूँ 2000 यूनिट्स प्रोडक्शन, ये मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगी। अब मुझे कैलकुलेट करनी है इनकी वैल्यूज। वैल्यूज में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम वैल्यू पे वैल्यू होगी, ओपनिंग स्टॉक भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की होगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। मैंने आपको बताया था वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी 4 कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल प्रोडक्शन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है तो अब ये 3 ही, ठीक है। एक आपकी ये 20, एक 12 और ये 8, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो 12 20 ये टोटल आपकी 40 बन जाती है, 20 और 12 प्लस 8, तो 40 इज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। सो आई विल राइट
40 इन द ओपनिंग स्टॉक, इसको भी वैल्यू 40 से करूंगा। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो भी 40 से वैल्यू हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा 40 से वैल्यू हो जाएगी। एक कॉस्ट कैलकुलेट करे थे मेरी कितनी वैल्यू। अब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, तो उसके लिए सेलिंग कॉस्ट हमेशा सेल वाली यूनिट से निकलती है, तो मैं सीधी सीधी 1800 यूनिट्स ले लूंगा और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में क्वेश्चन में जाता हूँ, सब सेंड पे देखें ये शेड बनाएंगे। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज $6 पर यूनिट। तो ये मेरी पूरी कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यानी प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और बीच में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी आपने ऐड की। लेकिन आपने ये देखा मैंने स्टॉक की वैल्यूएशन में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ली है, सेलिंग कॉस्ट को मैंने उसका हिस्सा नहीं बनाया। स्टॉक सिर्फ 40 पे वैल्यू होगा। ये करने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन ये निकल आया। इसके बाद आपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, तो चूंकि एक्चुअल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो हम एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे विच इज 20,000। तो 20,000 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आपने ले ली। उसके बाद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कोई है आपकी, यस सेलिंग एडमिन ये वो, ये टोटल आपकी 10,000 ये है। तो टोटल आपकी 30,000 कॉस्ट है ये माइनस हो जाएगी। 30,000 माइनस करने के बाद आपका जो फाइनल प्रॉफिट निकलता है नेट प्रॉफिट दैट इज 31,200। दिस इज प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स मूव टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी सेल्स रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स तो चेंज नहीं होगी ना, सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग तो सेम ही है ना। तो ओपनिंग स्टॉक 700 है, क्लोजिंग स्टॉक 900 है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने प्रोडक्शन की यूनिट्स की कैलकुलेट करनी है तो वो रोज आ रहा है, और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपने कैलकुलेट करनी है तो वो भी प्रोडक्शन की ही होगी। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, हम यूनिट्स को फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी यूनिट्स में एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा अब 40 पे वैल्यू नहीं होगा, अलबत्ता वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो 40 पे ही वैल्यू है, क्योंकि 2000 यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 40 ही है, ये तो सेम है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है, याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जब भी कैलकुलेट करनी है उसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होता है ये हम उसका फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हुए ऑलरेडी, दैट इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड। बजटेड ओवरहेड्स है 15,000 और बजटेड प्रोडक्शन है 1200। 15,000 डिवाइडेड बाई 1200, ये आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा। 15,000 डिवाइडेड बाई 1200, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 12.5। इसका मतलब मेरी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 12.5 है पर यूनिट। 2000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल आ जाएगी। यही आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी है, क्योंकि आप देखें ना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकला करते थे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल व्हिच इज 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दिस इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ठीक है। अलबत्ता अब मेरा जो स्टॉक वैल्यू होना है ना वो अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वैल्यू होगा, यानी ये 40 और ये 12.5, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा अपने स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। तो स्टॉक 52.5 पे वैल्यू होना है, चाहे ओपनिंग है, चाहे मेरा ओपनिंग स्टॉक है, चाहे मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी 52.5 पे वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। इसके बाद इसमें हमने अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स एडजस्ट करने हैं। अब ये देखना है हमारे ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब थे या अंडर एब्जॉर्ब। उसके लिए आप ये देखें एब्जॉर्ब ओवरहेड्स तो ये आपको गिवन है 25,000। तो दीज आर द एब्जॉर्ब ओवरहेड, ये जो मैंने येलो मार्क कैसे एब्जॉर्ब ओवरहेड्स है तो देखें एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट, यही फॉर्मूला हमारा एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का कि 12.5 एक यूनिट का एब्जॉर्प्शन रेट है और 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तमाम के तमाम यूनिट से एब्जॉर्ब होता है। सो 25,000 हमारे एब्जॉर्ब हैं। एक्चुअल हमारे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है कितनी, तो ये मार्जिनल में देखें 20,000 है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट 20,000 है, जबकि एब्जॉर्ब कितनी हमने की है 25,000। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव ओवर एब्जॉर्ब द ओवरहेड्स बाय 5,000। तो ओवर एब्जॉर्ब है तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। प्रॉफिट 49,500 था और 5,000 ऐड किया तो 54,500।
यहाँ पे जरा बात करते हैं कि ओवर एब्जॉर्ब को ऐड क्यों करते हैं, व्हाई दीज आर ट्रीटेड एज इनकम, और अंडर एब्जॉर्ब अगर होते तो उनको माइनस क्यों होता। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये हम एक्चुअल डाटा की स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हमारी 20,000 है, जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी यहाँ पे माइनस किया। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या कर दिया, फिक्स कॉस्ट 25 ले ली, इसका मतलब हमने अपनी फिक्स कॉस्ट को ओवरस्टेट कर दिया। 25 इसलिए ली है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, हम यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ले रहे हैं, जबकि लेने हमें एक्चुअल चाहिए थे। इसका मतलब हमने 5,000 से अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, कॉस्ट बढ़ी, इसका मतलब प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया 5,000। तो हम इस तरह करते हैं कि हम बाद में एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट को वापस अपनी पोजीशन पर ले आते हैं। जितने से हमने प्रॉफिट अंडरस्टेट किया था उतने से ऐड करके प्रॉफिट वापस ले आते हैं। इसका मतलब आपने पहले एक ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दी थी, अब वापस प्रॉफिट में ऐड करके उसके इफेक्ट खत्म कर दिया। यही अगर अंडर एब्जॉर्ब होता, यानी यहाँ पे आपकी 18,000 होती, फर्ज कर जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्जॉर्ब ओवरहेड ना वो 18,000 होते हैं, तो असल तो आपकी कॉस्ट 20 है, तो आपने कम कॉस्ट चार्ज की जिससे प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था। अंडर एब्जॉर्ब में जब 2,000 आप माइनस करते तो प्रॉफिट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता। तो आई होप यू माइट हैव गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि जो ओवर एब्जॉर्ब हैं उनको हम इनकम क्यों ट्रीट करते हैं या उनको हम क्यों ऐड करते हैं, जस्ट टू अराइव एट द एक्चुअल फिगर ऑफ द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। कि हम अपनी स्टेटमेंट में, प्रॉफिट कॉस्टिंग की स्टेटमेंट में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो एक्चुअल है उसी को माइनस करें, दूसरे को माइनस, एब्जॉर्ब या फर्जी कॉस्ट माइनस ना हो रही है क्योंकि बाकी सारा डाटा हमारा एक्चुअल है। खैर जब हम ये करेंगे तो हमारा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट जो है दिस इज 54,500, यानी प्रॉफिट में ऐड हो गया वो। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सेम तरीके से कैलकुलेट होती है, 1800 यूनिट्स आपने सेल की हैं और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यू कैन सी वो 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। और फिक्स्ड सेलिंग या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जो भी आपकी, वो आपके 10,000 है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन या व्हाटएवर, उसको हमने जैसा मार्जिनल में ट्रीट किया था वैसा ही हम एब्जॉर्प्शन में ट्रीट करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट जो आ जाता है वो 33,700। So now you see we have a difference in profit. I will highlight both the profit figures in. You see we have a difference in profit. Instead of yellow, let's highlight in blue so that it is not mixed up with the divider between marginal and profit costing, that is the yellow line. So blue में आपको नजर आ रहा है कि there is a difference between net profit. अब ये डिफरेंस प्रॉफिट में क्यों आता है? स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये एक वजह है कि मार्जिनल में आप चूंकि स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और एब्जॉर्प्शन में आप स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। अब इसकी वजह से प्रॉफिट में कैसे डिफरेंस आ सकता है, उसके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की नेचर भी समझनी है। याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक हमेशा एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस है? वो कॉस्ट में ऐड होता है। हर वो चीज जो कॉस्ट में ऐड होती है असल में प्रॉफिट में से माइनस होती है, तो प्रॉफिट एक्सपेंसेस की वजह से कम होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दो ही चीजें हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। हम कॉस्ट को भी एक्सपेंस का हिस्सा ही समझते हैं, जाहिर है। तो हर वो चीज जो कॉस्ट बढ़ाए, एक्चुअली वो नेचर वाइज एक्सपेंस है। हर वो चीज जो प्रॉफिट बढ़ाए या कॉस्ट कम करे नेचर वाइज, वो इनकम है। तो आप देखें ओपनिंग स्टॉक चूंकि कॉस्ट में ऐड होता है, जितना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी, यानी प्रॉफिट उतना कम होगा। ऑन द अदर हैंड क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस होता है कॉस्ट में से। तो कॉस्ट में से माइनस होने का मतलब कि जितना ये ज्यादा होगा कॉस्ट उतनी कम होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट कम करता है यानी प्रॉफिट बढ़ाता है। तो जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक की नेचर इनकम की नेचर। हैविंग अंडरस्टूड दैट ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट, अब जरा मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में इनकी ट्रीटमेंट में आए, इनकी वैल्यूएशन में डिफरेंस देखिए। मार्जिनल में अगर आपकी यूनिट्स सेम हो ना, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की, जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक हो, आपका प्रॉफिट में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा मार्जिनल और प्रॉफिट। उसकी वजह कि जितना आपने ऐड किया उतना ही माइनस कर दिया। अब चाहे वो 40 से वैल्यू करके ऐड करके माइनस करें, चाहे वो 52.5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू करके तो फिर माइनस कर दें। बात यह है 1000 माइनस ऐड किया फिर 1000 माइनस कर दिया, एक बंदे ने, उसका आंसर क्या आया? 0। दूसरे ने 5000 ऐड करके 5000 माइनस कर दिया, आंसर उसका भी 0। डजंट मैटर। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी कि जब एक ने 1000
लिया, उसमें से 800 माइनस किया, दूसरे के पास 5000 था, उसने भी 800 माइनस किया, तो दोनों में फर्क आ जाएगा, परसेंटेज में भी फर्क आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होना यूनिट से, तो इसका मतलब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, कि वो वैल्यू जाहिर है स्टॉक की एब्जॉर्प्शन में तो होती ही ज्यादा है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स ज्यादा हो तो मतलब एक एक्सपेंस ओवर वैल्यूड है एब्जॉर्प्शन में। एक्सपेंस ओवर वैल्यूड से मुराद कि इसका प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। एक एक्सपेंस ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स ज्यादा हो तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग व्हिच इज एन इनकम, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखें ओपनिंग स्टॉक 700 है, क्लोजिंग में 900 है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स ज्यादा है। इसका मतलब वो जो एडिशनल यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक की वो ओवर वैल्यूड है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कितने से? 12.5 से ओवर है। इसका मतलब वो जो एडिशनल 200 यूनिट्स है ना, उसको आप 12.5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो जो आपको आंसर आता है विच इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 12.5, सो दिस इज 2500। इतना प्रॉफिट में डिफरेंस होना चाहिए आपका, क्योंकि आपका वो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी यूनिट्स ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन में वो ओवर वैल्यूड है। मतलब एक इनकम ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम, तो एक इनकम ओवर वैल्यूड है, तो इनकम ओवर वैल्यूड होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड होगा। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो, ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। सादे लफ्जों में, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को जब भी पढ़ता हूँ ना तो मैं लफ्ज दिमाग में इनकम सोचता हूँ, ये इनकम है। जब मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करता हूँ तो ये एक्सपेंस है। इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, यानी इनकम एक्सपेंस से ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा ही होगा। तो किस में इनकम ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक होता है। तो इफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, then absorption costing will show a higher profit. How much higher? The difference between the number of units multiplied by the difference between valuation. Number of units में difference कितना? 200 का। Valuation में difference कितना है? 12.5 का। Marginal में valuation 40 से है और absorption में valuation 52.5 से है। तो 12.5 से difference है। So stock difference 200 multiplied by overhead absorption rate which is 12.5। ठीक है, या इसको मैं सीधा सीधा ये ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द प्रॉफिट डिफरेंस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। प्रॉफिट डिफरेंस शुड बी ऑफ 2500। तो नाउ यू सी क्या 2500 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग माइनस प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इक्वल टू, तो 2500 का डिफरेंस। अब किसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता तो एक एक्सपेंस ज्यादा होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा प्रॉफिट शो करता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से कम हो यूनिट्स उसकी, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी कम होगा, यानी मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। So these are the concept of margin. See, here is the difference. ये आपका स्टॉक की मैं जब बात करता हूँ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लॉन्ग टर्म में यूज होती है और लॉन्ग टर्म में फिक्स कॉस्ट, फिक्स नहीं वेरिएबल ट्रीट होती है। ये देखो, ये कहने को मेरी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, नाम इसका क्या? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 25,000, कॉस्ट पर यूनिट 12.5 है और यूनिट्स क्लोज आ रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे यूनिट्स अगर 2500 कर दूं तो ये क्या कॉस्ट 25,000 ही रहेगी? नहीं, कॉस्ट बढ़ गई। मैं यूनिट्स 1500 कर दूं, कॉस्ट कम होगी। इसका मतलब ये है इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट्स के साथ जो कॉस्ट वेरी करती है वो तो वेरिएबल है। तो कहने को मैं इसको फिक्स कॉस्ट कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। दिस इज दैट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इन द लॉन्गर रन एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल इसलिए नहीं हो सकती भाई, वो नॉन प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे है ही नहीं, उसको यूनिट्स के साथ हम कैसे रिलेट करें। हाँ, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बेशक शॉर्ट टर्म में कुछ कॉस्ट हमें फिक्स नजर आती होगी, लेकिन लॉन्ग रन में हम उसको भी वेरिएबल ट्रीट करते हैं और यही काम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। ये आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी वेरिएबल ही ट्रीट